कॉलेज से वापस आकर मैं एक होटल में वेट्रेस का काम करके अपनी अनाथ बहन भाइयों को खाना ले जाती और पूरी रात पढ़ाई करने की वजह से मुझे क्लास में नींद के झटके लगने लगते और सारी क्लास मुझ पर हंसती और टीचर मेरा पीट कर बुरा हाल कर देती। एक दिन क्लास में लड़कियों ने मेरी फटी पुरानी यूनिफॉर्म देखकर जोर से हंसी उड़ाई और मैं सबके सामने शर्मिंदा हुई और अगले दिन मैंने कॉलेज न जाने का फैसला किया। तो दोपहर को प्रिंसिपल मैम मेरे घर पर आई और ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये टीचर और लड़कियां। कोने के टेबल पर वो आदमी बैठा लगातार मुझे ही देखा जा रहा था। ये तीसरा कॉफी का कप था जो वो पी रहा था और मैं इसकी नजरों से तंग होकर रह गई थी। गरीबी भी इंसान को कैसा कैसा वक्त दिखाती है। जब मेरे पापा जिंदा थे तो हम बहनों को दरवाजे पर भी खड़े होने की इजाजत नहीं देते थे। कहते थे मेरी बेटियां बहुत कीमती हैं, इनकी इज्जत इससे भी ज्यादा कीमती है। कोई क्यों अपनी गंदी नजरों से मेरी बेटियों को देखे। और आज मैं मजबूर थी। इस शानदार बड़े होटल के रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। काम अगर कोई लड़की वेट्रेस करे तो नौजवान लड़के इन्हें ऐसे ही बेबाक नजरों से देखते हैं। चुस्त पैंट शर्ट के साथ ब्लैक कलर की छोटी सी बास्केट जींस पर इस शानदार होटल का लोगो लगा हुआ था। ना हमें दुपट्टे की इजाजत थी ना ही किसी स्कार्फ की, क्योंकि ये इस होटल के रूल थे और मैं आज तक सलवार सूट पहनने की आदी थी। मेरे लिए शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी। मुझे लगता था मैं बिना कपड़ों के हूँ, क्योंकि हमें तो शुरू से ही अपने आप लपेटकर चलना और बैठना सिखाया गया था। ये नौकरी मुझे मेरी एक दोस्त के जरिए से मिली थी। वो भी इसी रेस्टोरेंट में ही वेट्रेस का काम करती थी। पहली बार जब वहाँ के ओनर ने मुझे सिर से पैर तक देखा तो मैं कांप कर रह गई थी। मर्द की पहली गंदी नजर मुझ पर इस होटल के बॉस ने ही डाली थी, लेकिन मेरे पापा नहीं थे। अचानक होने वाले हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई थी। मैं सबसे बड़ी थी तो जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मेरी माँ तो गम में थी, इसलिए बाहर नहीं निकल रही थी। इसलिए मुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ा। 10वीं पास लड़की की भला क्या नौकरी हो सकती है। मैं 17 साल की थी, इसलिए अपने एक दोस्त के कहने पर मैंने इस होटल में वेट्रेस की नौकरी कर ली, क्योंकि तनख्वाह अच्छी थी जिससे मेरे घर की दाल रोटी अच्छी चल सकती थी। लेकिन इनका यूनिफॉर्म मेरी समझ से बाहर था। चुस्त पैंट, चुस्त छोटी सी शर्ट और इन पर इनकी छोटी सी कोटी बस सीने तक ही आती थी और इसी के कंधे पर इसका लोगो लगा हुआ था। मैंने जब पहली बार वो ड्रेस पहना तो मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। होटल में मुझ पर उठने वाले नजरें ज्यादातर मर्दों की थी। शायद वजह मेरी खूबसूरती थी। मैं ज्यादातर अपने काम से काम ही रखती थी, किसी की तरफ देखती नहीं थी। लेकिन मर्द अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आते थे। जब भी मैं ऑर्डर देती तो बहाने बहाने से ट्रे के साथ मेरा हाथ पकड़ लेते। मैं बुरी तरह घबरा जाती। कई बार तो ऐसा लगा जैसे खाने की ट्रे मेरे हाथ से छूट जाएगी। कई बार मेरे पास से गुजरते हुए नौजवान लड़के मुझे टच करके चले जाते हैं। मैं पहले पहले तो घबराने लगती, कभी कभी रोने लगती, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। कहती तुम इग्नोर किया करो, हमारी मजबूरी है। और मजबूरी तो थी। घर आती तो आने से पहले ये एहसान हमारा बात जरूर कर देता कि जो खाना बच जाता वो वेट्रेस को दे देता कि अपने घर ले जाओ। जब मैं घर आती तो बहन भाई मेरे ही इंतजार में नजर आते, नई किस्म के खाने जो इन्हें खाने को मिलते थे। मेरी छोटी बहन फटाफट से दस्तरखान बिछा देती, प्लेटों को रख देती और मैं थकान से चूर होती। मेरे घर वाले यह नहीं जानते थे कि मैं किस किस्म का यूनिफॉर्म पहनती हूँ, क्योंकि घर से मैं घर के आम कपड़े ही पहनकर जाती थी। लेकिन वहाँ जाकर हमें अपना कपड़ा बदलना पड़ता था। दस्तरखान पर खाना लगाकर मेरे छोटे बहन भाई बैठ गए। कहने लगे वाह आज हम मटन खाएंगे, साथ में चिकन है, पास्ता भी है। छोटे छोटे थैलों में बहुत कुछ था। मेरी माँ कहने लगी बेटा तुम खाना नहीं खाओगी। मैंने कहा कि मम्मी मैं खा चुकी हूँ। मेरी तो जैसे भूख मर गई थी। जब कोई नौजवान जानबूझकर मुझे टच करके जाता तो मुझे लगता जैसे कोई आग का शोला है जो मेरी कमर पर लगा है। मेरे पापा हमारा कितना ख्याल रखते थे। कभी बाहर जाना पड़े तो कहते बेटा दुपट्टा से चेहरा अच्छी तरह छुपा लो, गंदी नजरों से बच जाओगी। और आज वो गंदी नजरें मुझ पर उठती थीं। पता नहीं मेरे बाप की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर थी क्योंकि किसी ने हमारी मदद नहीं की। हालांकि मेरे दोनों चाचा अच्छे खासे अमीर थे, चाहते तो हम लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो झूठे मुंह तसल्ली तक नहीं दी। सर पर बाप बनकर मदद का हाथ तक नहीं रखा। इनसे क्या उम्मीद रखते। और मेरी माँ का मायका वैसे भी कमजोर था, इसलिए मुझे ही कदम घर से बाहर निकालना पड़ा।
3 दिन से मैं इस आदमी की नजरों के जब्त में थी, जो शाम होते इस रेस्टोरेंट में आ जाता और मुझे देखता रहता, टिक टिक बांधे। कई बार मैंने उसे घूरा, लेकिन मेरे यूं घूरने पर वो मुस्कुराने लगा। तीसरे कप के बाद जब इसने चौथा कप का ऑर्डर किया तो मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम जाकर इससे ऑर्डर लो। वो चली गई तो कहने लगा, नहीं तुम नहीं, उस लड़की को बोलो इधर आए। इसने मेरी तरफ उंगली करके इशारा किया था। मुझे बड़ा गुस्सा आया। वो कौन होता था मेरी तरफ यूं इशारे बाजियां करने वाला। मेरी दोस्त मेरे पास आई और कहने लगी, वो तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा, मैं नहीं जाती। एक नंबर का ठरकी और घटिया इंसान है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तमाशा सा लग जाएगा। कई दूसरी वेट्रेस इस आदमी के पास गई, लेकिन वो उंगली से मेरी तरफ इशारा करता। कहने लगा, इसे कहो यहाँ आए और मुझसे ऑर्डर ले। बात वहाँ पर खड़े मैनेजर तक पहुँच गई। उन्होंने मुझे बुलाया। कहने लगे, तुम ऑर्डर लेने क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा, इन्हें ऑर्डर ही देना है, किसी भी लड़की को दे सकते हैं। वो कहने लगे, जब वो तुम्हें बुला रहा है तो तुम जाओ, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ। मजबूरन मुझे इस शख्स के पास जाना पड़ा। जैसे मैं इसके पास खड़ी हुई, मैंने कहा, यस सर। तो कहने लगा, सर की बच्ची आ क्यों नहीं रही थी? इतना नखरा किसे दिखाती हो? एक वेटर की औकात क्या होती है? आइंदा तुम्हें मेरा ऑर्डर लेना है और मुझे मेरा ऑर्डर देने तुम ही आओगी, समझी? वरना तुम्हें इस होटल से निकाल कर बाहर करूंगा। जाओ मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। मैं किस बर्दाश्त से इसकी बकवास सुन रही थी, मैं ही जानती थी। मैं वापस आई, ब्लैक कॉफी तैयार की और एक कप लाकर इसके सामने रख दिया और वापस चली गई। सब मुझे ही देख रहे थे, साथ साथ कानों में फुसफुसा रहे थे। आज जो जिल्लत मैंने बर्दाश्त की थी, मैं अपने बहते आंसू रोक नहीं पाई। जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई, खाना लेकर घर चली गई। मैंने सिर्फ अपनी छोटी बहन से कहा कि एक कप चाय बनाकर दे दो, सर में दर्द है। आते ही अपने कमरे में बिछी चारपाई पर मैं किताबें बिखेर कर बैठ गई, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले थे और मैं चाहती थी कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। मुझे ये वेटर की नौकरी सारी जिंदगी नहीं करनी थी। कॉलेज में टेस्ट हो रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज था, इसलिए मुझे एडमिशन लेते हुए ज्यादा फीस भरनी नहीं पड़ी, लेकिन मेहनत तो मुझे करनी ही थी। मैं रेगुलर कॉलेज नहीं जाती थी, लेकिन टेस्ट के दौरान जाना पड़ता था। और अब तो मेरी टीचर कह चुकी थी कि जिनकी अटेंडेंस कम है, इन्हें बोर्ड के पेपर में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए मुझे कॉलेज रेगुलर जाना पड़ रहा था। सुबह कॉलेज जाती, कॉलेज से वापस आती तो जल्दी से तैयार होती और रेस्टोरेंट चली जाती। रात 2 बजे तक मैं बुरी तरह नींद से ओझल हो रही थी और साथ साथ अपना टेस्ट याद कर रही थी। सुबह उठकर कॉलेज जाते हुए बस में खड़े खड़े मैं जमाइया ले रही थी। बहुत तेज नींद आ रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपनी क्लास में जाकर बैठ गई। टीचर ने टेस्ट पेपर दिया। टेस्ट बहुत आसान था, लेकिन मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे पेपर पर लिखे सब डबल डबल दिखाई दे रहे थे। मैं नींद में थी, पता ही नहीं चला। मैं अपनी सीट पर ही आंखें बंद कर चुकी थी जब एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। मैम कहने लगी, यहाँ सोने आती हो? मेरा कान पकड़कर मरोड़ दिया और सब लड़कियां मुझ पर हंसी उड़ाने लगी। कहने लगी, तुम इसलिए आती हो कॉलेज? देखो, मैं तुम्हें बोर्ड के पेपर में बिल्कुल बैठने नहीं दूंगी। चलो अपना पेपर दो। मेरे गाल पर 5 उंगलियां छप गई थी और मेरी बेइज्जती अलग हुई थी, लेकिन अभी भी मेरी आंखों में नींद का असर था। मैं जल्दी से पेपर दी और पेपर देने के बाद क्लासरूम से बाहर आ गई, लेकिन लड़कियां मुझे देखकर हंस रही थी। कहने लगी, ये देखो, ये वही लड़की है जिससे मैडम ने आज जोरदार थप्पड़ मारा है। बाकी की लड़कियां भी मुझ पर हंसी उड़ाने लगी। पता नहीं मैं इतनी बुज़दिल क्यों थी। मुझे जरा जरा सी बात पर रोना आने लगता था। शायद इसलिए कि मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी। लेकिन बच्चे उसी वक्त तक लाडले होते हैं जब तक इनके माँ बाप जिंदा हैं। इनके नाच नखरे उठाने वाले मेरा तो कोई भी नहीं था। बस एक जिम्मेदारियां थी जो मुझे हर सूरत निभानी थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरी आंखें सूजी हुई देखकर मेरी माँ पूछने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा, बस सर में दर्द है। कहने लगी, अगर सर में दर्द है तो बेटा आज छुट्टी कर लो। मैंने कहा, मम्मी अगर एक भी छुट्टी की तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे। मैंने ठंडे पानी से शावर लिया ताकि मेरी नींद उड़ जाए। खाना खाए बगैर मैं रेस्टोरेंट पहुंची थी। अपने कपड़े बदले और अपनी ड्यूटी पर लग गई, लेकिन आज बहुत नींद आ रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार मेरे सिर में बहुत दर्द है, बहुत तेज नींद आ रही है। वो कहने लगी, एक काम करो, रूम नंबर 7 में चाय मंगवाई है, तुम वहाँ चाय देने चली जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। और रूम नंबर 5 बिल्कुल खाली है, थोड़ी देर जाकर सो जाना, अभी तक वो रूम किसी ने लिया नहीं है। मैंने कहा, पागल तो नहीं हो गई, अगर वहाँ कोई आ गया तो? वो कहने लगी, नहीं आता कोई,
आधा घंटा सो भी जाओगी तो फ्रेश हो जाओगी। नींद से तुम्हारी आंखें खुल नहीं रही, ये ना हो कि खाने के ट्रे किसी पर गिरा दो। मेरी हालत ऐसी ही थी। मैंने चाय ली और अंदर की तरफ चली गई। रेस्टोरेंट के अंदर से दरवाजा होटल के अंदर खुलता था और अक्सर हमें चाय और खाने का ऑर्डर होटल के कमरों में भी देना पड़ता था। मैं रूम नंबर 6 में गई, वहाँ चाय दी। रूम नंबर 5 लॉक नहीं था, खुला हुआ था। मैं कमरे में गई तो वहाँ का सुकून माहौल देखकर मुझे नींद आई थी। मैं बेड पर नहीं सोई, सोफे पर लेट गई। आंखें बंद करते मेरी आंखों में नींद उतर आई थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से पीछे किया है। मैं चौंक कर उठ बैठी, देखा तो वही आदमी था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई थी। कहने लगा, अच्छा तो ये भी काम करती हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? इस काम के तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सॉरी सर, मुझे लगा कमरा खाली है, मुझे नहीं पता था ये आपका कमरा है। वो कहने लगा, तो क्या हुआ, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ एक रात की कीमत क्या लोगी? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर बहुत ढिठाई से वो हंसने लगा। कहने लगा, तुम किस किस्म की लड़की हो? यहाँ कमरे में सो रही हो, वो भी किसी और के कमरे में। और यूँ होटल के कमरे में सोने वालियों से यही पूछा जाता है कि कितने पैसे लोगी? मैंने कोई अनोखा सवाल तो नहीं किया तुमसे। वो बेड पर जाकर बैठ गया। मैंने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा, जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। दोबारा रेस्टोरेंट में पहुंची तो मेरी दोस्त कहने लगी, 1 घंटे के बाद आई हो तुम? तुम्हें पता है वो जो रोजाना यहाँ बैठकर कॉफी पीता है, बार बार तुम्हारा पूछ रहा था। कहने लगा, बताओ वो लड़की कहाँ है? मैंने गुस्से से कहा, वो मेरा क्यों पूछ रहा था? कहने लगी, पता नहीं, मुझे मजबूरन बताना पड़ा। फिर तुरंत रेस्टोरेंट से उठकर अंदर होटल में चला गया। मैं समझ गई थी कि इस आदमी ने जानबूझ के रूम नंबर 5 बुक करवाया था। एक नंबर का घटिया इंसान था। एक मैं अपनी माली हालत की वजह से परेशान थी और दूसरा मेरे साथ टीचर्स और स्टूडेंट का व्यवहार बेहद खराब था। और इस आदमी की हरकतों से मेरा सर दर्द बढ़ने लगा था। मैं अभी तीसरा चौथा ऑर्डर ही पूरा कर रही थी जब वो आदमी फिर उसी कोने वाली टेबल पर आकर बैठ गया। अजीब बात ये थी कि इस टेबल पर वो ही बैठता था और जब वो आता तो वहाँ का मैनेजर कोने वाली टेबल पर जो भी बैठा होता इसे कहता कि आप दूसरे टेबल पर बैठ जाएं। ये टेबल इन साहब के लिए है। शायद बहुत अमीर था, बहुत दौलतमंद था, इसलिए मैनेजर भी इसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लेता था। एक बार मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया। कहने लगा, अनूप साहब को आज के बाद तुम डील करोगी, इनसे ऑर्डर भी तुम लेने जाओगी और वो जो मांगे तुम पेश करोगी और मैं तुम्हें ये सब करने के अलग से पैसे भी दूंगा। मैंने कहा, क्यों सर, आप क्यों चाहते हैं कि मैं जाऊं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, क्योंकि वो ये चाहता है। मैंने कहा, सर मैं किसी एक आदमी के लिए बंधी नहीं हूँ और मुझे ये पसंद भी नहीं है। वो कहने लगा, देखो तुम्हारी पसंद अहमियत नहीं रखती, इस इंसान की पसंद अहमियत रखती है। देखो अगर तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें पैसे भी ज्यादा दूंगा, क्योंकि ये आदमी मुझे खास तौर पर कह चुका है कि हमेशा इसका ऑर्डर तुम लोगी, वरना मेरी तरफ से तुम इस नौकरी से फायर हो। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं चुप सी होकर रह गई। और जब भी आता मुझे अपने बाकी के सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। किसी गुलाम की तरह मैं इसके सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती। वो मेनू कार्ड पकड़कर जानबूझकर 15 मिनट मेनू कार्ड देखता रहता। मैंने कहा, सर प्लीज जल्दी ऑर्डर करें। वो कहने लगा, सब्र नहीं है तुम्हें, यहाँ खड़ी रहो, अच्छी लग रही हो। मैंने उस आदमी को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती। फिर कहने लगा, आज मेरा खाने का मूड है, ऐसा करो पास्ता ले आओ। मैंने कहा, और कुछ? कहने लगा, पहले पास्ता लेकर आओ, फिर और भी कुछ बताऊंगा। मैं तुरंत वहाँ से चली गई। पास्ता तैयार करने के लिए कहा। तब तक दूसरा ऑर्डर लेने लगी। फिर जैसे इसका पास्ता तैयार हुआ मैंने इसकी टेबल पर रख दिया। वो कहने लगा, जब मैं आता हूँ ना तो बस सिर्फ मेरा काम किया करो, किसी और की टेबल पर मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और लड़कों की टेबल पर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं इस आदमी को क्या तकलीफ थी जो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। अगर मैनेजर ने मुझे धमकी ना दी होती तो मैं इसे अच्छा जवाब देती। वो कहने लगा, जाओ अब मेरे लिए बर्गर तैयार करके लाओ और इस दौरान किसी और का ऑर्डर तुम लेने नहीं जाओगी। मैं वहीं रिसेप्शन पर खड़ी हो गई। का ऑर्डर तैयार हुआ तो इसके सामने रख दिया। मैंने कहा, और कुछ लेंगे आप? तो कहने लगा, हाँ तुम्हें। यह कहकर वह हंसने लगा। मैं वापस चली गई। दूसरी फैमिली से ऑर्डर लेने लगी। इसकी नजरें मुझ पर ही थी। मैंने एक फैमिली को ऑर्डर लिया। इसके बराबर वाली टेबल पर 2 लड़के बैठे थे। कहने लगे, ये लड़की इधर आओ, तुम्हें ऑर्डर देना है। मैंने एक नजर इस शख्स पर डाली। माथे पर बल डाले बड़े गुस्से से देख रहा था। पता नहीं क्यों मैं डर गई थी। मैंने कहा, मैं किसी को भेजती हूँ। इससे पहले कि मैं इस टेबल से हटती इस जवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम भी तो वेट्रेस ही हो, तुम ऑर्डर क्यों नहीं ले रही?
मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ें, ये क्या बदतमीजी आप मुझसे कर रहे हैं। मैं अभी यह कह रही थी कि जब वो नौजवान उठा और मेरे पास आ गया, मैं डर गई थी कि पता नहीं मुझे कुछ कहेगा, लेकिन इसने इस नौजवान का गिरेबान पकड़ा। वो नौजवान मेरा हाथ छोड़ चुका था। कहने लगा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस लड़की की हाथ पकड़ने की। वो कहने लगा, तुम होते कौन हो पूछने वाले, एक वेट्रेस की खातिर तुम होते कौन हो मेरा गिरेबान पकड़ने वाले। वो कहने लगा, आइंदा अगर तुमने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख दूंगा। ये कहकर इसने इस नौजवान को पीछे धक्का दिया, इसका गिरेबान भी छोड़ दिया। वह दूर जाकर गिरा था। वहाँ पर एक तमाशा सा लग गया। मैनेजर ने इन दोनों लड़कों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। तब इस नौजवान ने चिल्लाकर कहा, ये लड़की सिर्फ मेरा ऑर्डर पूरा करेगी, खबरदार जो किसी ने इसे आवाज देने की कोशिश की। यह सुनकर मेरा रंग उड़ गया था। मैं फौरन से अंदर कमरे में चली गई जहाँ हमारे कपड़े होते थे। मैंने कपड़े बदले। मैं बहुत बदहवास सी थी। अपना कपड़ा पहना और रेस्टोरेंट से बाहर चली गई, इस बात की परवाह किए बगैर कि अभी मेरी ड्यूटी हॉर्स बाकी है। पता नहीं क्यों मुझे इस नौजवान से बड़ा खौफ महसूस हो रहा था। मैं बस स्टॉप तक पहुंची जब इसकी गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई थी। कहने लगा, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपके साथ नहीं बैठना, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें। मैं पता नहीं क्यों रोए जा रही थी और उसी वक्त बस मेरे पास आ गई। मैं बस में सवार होकर वहाँ मौजूद सीट पर बैठ गई। मैं अपने आंसू साफ कर रही थी। ये आदमी मुझे बदनाम करना चाहता था, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता था। अब तो पता नहीं, सब रेस्टोरेंट में आने वाले लोग और वहाँ का स्टाफ मुझे शक भरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही बस मेरे स्टॉप पर रुकी, मैं नीचे उतरी और तेज कदमों से चलती हुई अपने घर चली गई। घर जाकर मैं सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं सिसकियों से रो रही थी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। मेरे बाप ने हमेशा हमें इज्जत से रहना सिखाया था और समझाया था कि औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार वह बदनाम हो जाए तो फिर कोई भी इसे इज्जत नहीं देता, और इस आदमी ने मुझे बदनाम करके रख दिया था। अगले रोज मेरा टेस्ट था और मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मुझे याद नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इतना याद किया था कि मैं फेल ना हो सकूं, वरना मुझे बोर्ड के एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलती। मैं दूसरे दिन जब कॉलेज गई तो मेरा पुराना यूनिफॉर्म देखकर लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि मेरे यूनिफॉर्म का दुपट्टा किनारे से फट चुका था। लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। पता नहीं क्यों मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा मैंने क्या किया है। अब मैं कॉलेज में भी बदनाम होने लगी हूँ और रेस्टोरेंट में वो आदमी मुझे बदनाम कर चुका है। मैं बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए छुट्टी होते ही कॉलेज से रोते हुए बाहर निकली थी। दिल चाहा कि कुएं में कूदकर मर जाऊं या फिर दुपट्टा गले में बांधकर पंखे से लटक जाऊं। रोते हुए मैं बस स्टॉप पर जा रही थी जब मुझे लगा कोई भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पलटकर देखा, तब तक वह आदमी मेरे बराबर पहुंच चुका था। कहने लगा, क्यों रो रही हो तुम? मैंने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों हर वक्त मेरा पीछा करते रहते हैं? वह कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। यह रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ मुझे आपकी गुलामी करनी पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी नौकरी न छूट जाए। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। आप अमीर लोगों को तो शायद दूसरों को बदनाम करने का शौक होता है। आपके नज़दीक किसी की इज्जत नहीं होती, लेकिन हम गरीबों के पास सिर्फ इज्जत ही होती है। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दें और मुझे बदनाम करना भी छोड़ दें। मैंने अपने फटे हुए दुपट्टे का किनारा अपने हाथ में दबाया। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। मैं वहाँ से चली गई। मैं सोच चुकी थी कि अब कॉलेज छोड़ दूंगी, शायद मेरे नसीब में पढ़ना लिखना ही नहीं है। मैंने अपने दूसरी दोस्त से बात की और उसे कहा कि मुझे कोई और नौकरी पर रखवा दे, किसी बंगले में नौकरानी की नौकरी ही दिलवा दे। मैं होटल की नौकरी छोड़ना चाहती थी। मुझे बदनाम नहीं होना था। मुझे बदनामी से डर लगता था। 3 दिन हो गए थे मैं कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त नहीं रही जब स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर और इन लड़कियों को अपने साथ लेकर मेरे घर पहुंच गई, जो मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरी माँ, मेरी बहन और भाई और मैं भी हैरान थे। प्रिंसिपल कहने लगी कि मैंने टीचर को बहुत डांटा है और इन लड़कियों को भी कह दिया है, आज के बाद कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। तुम वापस कॉलेज आओ। तुम टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हो। तुम्हें कोई भी फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। मैं हैरान थी कि मैं कोई बहुत तेज स्टूडेंट तो नहीं थी। फिर ये मैडम और टीचर, ये लड़कियां मुझसे माफ़ी मांगने के लिए घर तक क्यों आई? मेरी माँ भी हैरान थी और खुश भी बहुत थी कि शायद मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। मेरी प्रिंसिपल ने मेरी माँ की मेहनत की तारीफ भी की थी कि आप अपनी बेटी को स्कूल में जरूर भेजिएगा। वो लोग जा चुके थे। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में, हाँ बस पास हो जाती थी, लेकिन यह सब कुछ मेरी उम्मीद से बहुत बढ़कर था। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि जब एक कोरियर वाले ने मेरे घर पर दस्तक दी। दरवाजा मेरे छोटे भाई ने खोला तो वो एक गिफ्ट का पैकेट था
और वो ये कहकर चला गया कि इसी नाम पर और इसी पते पर यह तोहफा देने के लिए कहा गया है। जब मैंने वो पैकेट खोलकर देखा तो मेरे ही कॉलेज का नया यूनिफॉर्म था। अब तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। यह कौन था? आज तो शायद मेरे लिए अजीब हैरत भरी रात थी। शाम को उसी होटल का मैनेजर भी आ गया। कहने लगा, आप 2 दिन से नहीं आ रही। मेरी माँ कहने लगी, इसकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी। वो कहने लगा, ठीक है, आप अगर रेस्टोरेंट आए तो प्लीज मुझसे जरूर मुलाकात कीजिएगा। यह कहकर वह भी चला गया। मैं समझ गई थी कि यह उसी नौजवान की वजह से यहाँ आया है। 2 दिन से मैं नहीं गई थी और उस आदमी को शायद मुझे बदनाम करने का शौक था। लेकिन मेरा यूनिफॉर्म घर पर आना, मेरी मैडम और बदतमीज लड़कियों का आकर मुझसे माफी मांगना मेरे लिए अभी भी एक पहेली था। मैं अगले रोज जब कॉलेज गई तो मेरी टीचर ने मुझे सबसे आगे वाले सीट पर बिठाया और सब लड़कियों को डांटा कि कोई भी इसको बातें नहीं सुनाएगी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। एक अजीब सा प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा था और मैं हैरान थी। कॉलेज से वापस आकर जब मैं होटल पर गई तो सबसे पहले मैनेजर के पास गई थी। वो कहने लगा, इस होटल के मालिक ने आपको बुलाया है। मैंने कहा कि 2 दिन की छुट्टी के पैसे ही काटने होंगे। वो कहने लगा, ये होटल किसी और ने खरीद लिया है, नए मालिक हैं, नए बॉस हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। मैं जब इसके कमरे में गई तो सामने उसी नौजवान को बैठा देख मैं हैरान रह गई और दरवाजे पर ही खड़ी रही। वो कहने लगा, मिस शिफाली खड़ी क्यों है, अंदर आए। मैंने कहा, यह होटल आपने खरीदा है? वो कहने लगा, हाँ, क्यों, आपको एतराज है? मैंने कहा, अगर आप इसके मालिक हैं तो मुझे यह नौकरी नहीं करनी। मेरी बात पर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने भी आपको नौकरी से निकालने के लिए बुलाया हूँ। मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ, आइंदा आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। घर आकर बहुत रोई थी। इस आदमी ने तो मेरी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। मेरी माँ मेरे रोने की वजह पूछने लगी तो मैंने कहा, नौकरी खत्म हो गई। वो परेशान हो गई। कहने लगी, इस महीने तो बिजली का बिल भी नहीं भरा, कैसे हुआ सब कुछ? मैंने कहा, कहीं और नौकरी तलाश कर लूंगी, आप चिंता ना करें। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो वह आदमी हमारे घर के अंदर आ गया। साथ में बहुत सारी मिठाई और फलों की टोकरी लेकर आया था। मैं हैरान हुई, मेरी माँ भी हैरान थी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? वह कहने लगा कि हम बैठकर बात कर सकती है। मेरी माँ ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं हैरानी से मुंह खोले खड़ी थी। वह कहने लगा, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। मेरी माँ जिंदा नहीं है, इसलिए मुझे खुद रिश्ते के लिए आना पड़ा। क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर सकती हैं? मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, इसे इज्जत भी दूंगा। मेरी माँ को और क्या चाहिए था, वो तो खुश हो गई। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी। मेरी माँ मुझे घूरने लगी। वो उठकर मेरे पास आया। उसने कहा, मैंने होटल में आपके साथ जो व्यवहार किया वो मैंने जानबूझकर किया। मैं तो बस तुम्हारे चरित्र की परीक्षा लेना चाहता था। मेरे पास सुंदर लड़कियों की कोई कमी नहीं है। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी एक नेक लड़की हो और आज की दुनिया में ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। यदि मेरे किसी व्यवहार से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं बड़े आदर के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ बड़े आदर के साथ व्यवहार करूंगा। मैं चुप हो गई। 1 महीने के भीतर मेरी शादी अनूप से हो गई। जब मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में बैठी थी तब मुझे पता चला कि वही मेरे कॉलेज में आए थे और मैडम को बहुत सम्मान देकर वापस आए थे। वो मेरा बहुत सम्मान करते थे और मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता था। शायद मेरे पिता की उदारता और प्रार्थनाएं काम कर गई थी, जिसने मुझे अनूप जैसा साथी ढूंढ दिया जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।